हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि इन्फिनेटिव्स का यूज़ कहाँ करते हैं। क्या इन्फिनेटिव्स की भी फॉर्म्स होती हैं जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? क्या इन्फिनेटिव के भी पैसिव वॉइस बन जाते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। किन वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव का यूज़ हम कैसे करते हैं? तो इस क्लास में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, इन्फिनेटिव्स कैसे काम करते हैं। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। टॉपिक होने वाला है आपका वर्ब एंड कॉन्सेप्ट होगा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव्स की बात करते हैं। ये आपका आज का टॉपिक हो गया आपका वर्ब एंड ये आपका होगा आज का कॉन्सेप्ट। ओके, तो इन्फिनेटिव की बात करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो आता है इन्फिनेटिव्स होते क्या हैं, व्हाट आर इन्फिनेटिव्स। ओके, एन इन्फिनेटिव इज अ काइंड ऑफ अ नाउन विच इज रिटेन विद 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब इन्फिनेटिव जो होता है इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ अ नाउन, एक तरीके का नाउन होता है और हमेशा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखा जाता है, V1 से लिखा जाता है। और समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड विदाउट टू। इन्फिनेटिव को हम कभी कभी बिना टू के भी यूज कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। इसका मतलब ये भी सीखेंगे बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है। इन अ सेंटेंस इट कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब लाइक अ नाउन। ये नाउन के जैसे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है वर्ब का, जैसे नाउन होता है। नाउन क्या होता है, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सेम ये भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल से दिखाने की आपको कोशिश करूँ तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब क्या होता है। देखो, अगर मैं कहता हूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, यही तो होता है इंग्लिश का रूल। तो ये सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है वो इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू नाउन होता है। ये नाउन के जैसे काम करता है, ठीक है। तो मैंने कहा टू वेट सीम्स फुलिश व्हेन डिसिसिव एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो टू वेट जो होगा यहाँ इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। टू आर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। मतलब टू आर इज ह्यूमन, गलती करना तो इंसान है, ओके, एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, और माफ कर देना देवता तुल्य होता है। तो ये होता है इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव क्या है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एन इन्फिनेटिव तो आप बताएंगे इन्फिनेटिव इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज रिटन विद द हेल्प ऑफ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब एंड फंक्शंस एज अ नाउन। ये नाउन के जैसे काम करती है, और जब नाउन होगा तो इट कैन बी अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब हम कहते हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस हो सकता है। द स्टूडेंट्स चूज टू राइट एन एसे। चूज व्हाट, बेटा क्या चूज किया, व्हाट, व्हाट का आंसर आ गया टू राइट। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एवरीवन वांटेड, व्हाट एवरीवन वांटेड टू प्ले, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। माय फ्रेंड्स प्रेफर्ड टू वॉच, व्हाट दे प्रेफर्ड टू वॉच, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वी कैन से ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। नाउ लेट्स सी द कॉम्प्लीमेंट। माय ड्रीम इज टू स्कोर हाई, माय ड्रीम इज टू स्कोर हाई, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे पता है कि आपको सब्जेक्ट समझ आ गया होगा, ऑब्जेक्ट, बट समटाइम्स यू हैव द प्रॉब्लम विद द कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे समझ लेंगे, पहले हम समझा देते हैं। हमने कहा राम इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो हम ये कहते हैं ना कि हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि अ डॉक्टर इज राम। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इक्वल्स टू, मतलब राम इक्वल्स टू डॉक्टर एंड डॉक्टर इक्वल्स टू राम। आप कुछ ऐसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है, आसान तरीका है। तो क्या इसके साथ ऐसा होगा, अगर होगा तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। माई ड्रीम इज टू स्कोर हाई, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू SCORE, स्कोर हाई क्या है, इज माई ड्रीम, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, अगर मैं कहता हूं माई ड्रीम इज टू स्कोर हाई तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा बिकॉज माई ड्रीम के लिए आ रहा है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं टू स्कोर हाई इज माई ड्रीम तो ये क्या होगा, ये खुद एक सब्जेक्ट बन जाएगा। नाउ माई ड्रीम विल बी द कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो बात समझ गए भाई। राम इज अ डॉक्टर में राम सब्जेक्ट होगा, डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट होगा, और डॉक्टर इज राम में डॉक्टर सब्जेक्ट होगा एंड राम कॉम्प्लीमेंट होगा। सेम माई ड्रीम इज टू स्कोर हाई में टू स्कोर हाई कॉम्प्लीमेंट होगा, टू स्कोर हाई इज माई ड्रीम में टू स्कोर हाई आपका सब्जेक्ट होगा। इट इज इसेंशियल टू मेंटेन, तो टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ इज इसेंशियल, आप ऐसे भी कर सकते हैं। हिज नेचर इज टू हेल्प द नीडी पीपल, टू हेल्प द
नीडी पीपल इज हिज नेचर। ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रूव कर दिया कि इन्फिनेटिव क्या हो सकता है, इन्फिनेटिव कैन बी अ सब्जेक्ट, क्लियर है, इन्फिनेटिव कैन बी एन ऑब्जेक्ट, ओके, और इन्फिनेटिव कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। चलिए मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट आते हैं, अब और चीजें समझते हैं। अब देखो ये हुआ नाउन होता है तो उसकी पोजीशन हम डिसाइड कर सकते हैं, इट मे बी सब्जेक्ट, इट मे बी एन ऑब्जेक्ट, इट मे बी अ कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करते हैं इन्फिनेटिव को लेके बाकी फंक्शंस के जैसे। एन इन्फिनेटिव ये होता तो है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब ये कभी कभी एडजेक्टिव के जैसे भी काम कर सकता है। एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है, जैसे द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज इज द बेस्ट नॉवल टू रीड। नॉवल फॉर व्हाट काइंड ऑफ, टू रीड, पढ़ने के लिए, इसका मतलब एडजेक्टिव होगा। ड्रेस फॉर व्हाट, टू आयरन, ठीक है, एंड दैट इज फर्नीचर फॉर टू बी पेंटेड। तो आप ऐसे भी इन्फिनेटिव को एज एन एडजेक्टिव बना सकते हैं, यानी कि नाउन के बारे में कुछ बताएगा। नॉवल कैसा, व्हाट काइंड ऑफ नॉवल, टू रीड, एंड ड्रेस इज टू आयरन, ओके, सो दैट कैन बी एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट एज एन एडवर्ब, अब ये एडवर्ब भी हो सकता है, कैसे, दे ट्रेवल्ड फार टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर्स। दे ट्रेवल फॉर व्हाट, टू एक्सप्लोर, फॉर व्हाट, टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर्स, ओके। तो ट्रैवल्ड को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, दिस वन टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर्स, तो इट इज योर, इट कैन बी एन एडवर्ब, ओके। तो एडवर्ब के जैसे भी काम कर सकते हैं, जैसे वी मस्ट केयरफुली ऑब्जर्व टू अंडरस्टैंड, वी मस्ट केयरफुली ऑब्जर्व टू अंडरस्टैंड, हमें अंडरस्टैंड करने को केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा। आई कांट वेट टू सीट, मैं रुक नहीं सकता इसे देखे बिना, ओके। ही इज ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, वो सीखने में बहुत उत्सुक है। ईगर की क्वालिटी बता रहा है, ओके, दैट्स एन एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की क्वालिटी भी कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। सी स्पोक टू क्वाइटली टू बी हियर्ड, ओके, वो इतने ध्यान से बोली कि जैसे सुना जा सके, ओके। तो इट कैन बी एन एडवर्ब ऑल्सो, यानी कि इसका फंक्शन एडवर्ब के जैसे भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आप कहते हैं कि अब इसकी आती हैं फॉर्म्स, ठीक है। फॉर्म्स को मैं यहां समझाता हूं, पहले समझना। देखो इन्फिनेटिव क्या होता है कि इन्फिनेटिव की भी ना फॉर्म्स होती हैं, जैसे मानो इंडेफिनिट है, ठीक है, टेंस होता है ना, कॉन्टिन्यूस होगा, ओके, उसके बाद आपका परफेक्ट होगा, ऐसे आपका होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये चार होते हैं ना, ठीक है। यहाँ पहले समझ लेते हैं। तो आप सबको पता है कि इंडेफिनिट में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आती है, टू के साथ आप बी लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे, ओके। परफेक्ट का मतलब क्या होगा, टू होगा, अब टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैव भी लगाएंगे, और परफेक्ट बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होगा, टू होगा, टू के बाद हैव होगा। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हम बीन लगाते हैं, और बीन के बाद वर्ब के अंदर क्या आती है, आईएनजी आ जाती है। तो ये पहले आप चार फॉर्म समझ लें कि ये कैसे काम करता है, कि बिल्कुल टेंस के जैसे काम करता है और सेम सेंस भी देता है, ठीक है। वो सेम सेंस भी देता है, ऐसा नहीं है कि सेंसेस बदल जाती हैं, ओके। जैसे इंडेफिनिट देखेंगे, इंडेफिनिट इन्फिनेटिव, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वॉन्ट टू लिव हियर, ओके, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ कार। मतलब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये जो इन्फिनेटिव्स होते हैं, चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब में होते हैं ना, तो इनके ऊपर कभी भी टाइम का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। जैसे आई वॉन्ट टू लिव हियर, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, ठीक है, प्रेजेंट हो सकता है। और अगर कहते हो ही वॉन्टेड टू लिव, ही वॉन्टेड टू लिव हेयर, ठीक है, ही वॉन्टेड टू लिव हेयर। अगर आप यहाँ देखें तो ही वॉन्टेड क्या है, पास्ट में है। तो अब आप ये देखो, ये जो टू लिव होगा ये बाय डिफॉल्ट इसके जैसे पास्ट में ही चला जाएगा, मतलब टू लिव के अपने कोई टाइम नहीं कि आप कहें कि टू लिव प्रेजेंट में होगा, तो इसका मतलब ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, ठीक है, किसी के स्टेट को बताता है लेकिन टाइम को शो नहीं करता है, ये कभी भी टाइम को शो नहीं करता है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिख देते हैं, ही seems to do that, ऐसा लगता है वो ये करता है, ठीक है, he seems। अगर आप कहते हो he seems to be doing that, ऐसा लगता है वो ये कर रहा होगा, ठीक है। देखो देखते हैं ना, he seems ये प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में, लेकिन देखो टू डू क्या हो गया, इंडेफिनिट फॉर्म, टू बी डूइंग आपकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, he seems to have done that,
ऐसा लगता है देख के कि टू हैव डन दैट वो ये कर चुका है, मतलब उसने पहले ही काम कर लिया है, ठीक है। ही सीम्स टू हैव डन दैट। फिर आपने कहा ही सीम्स टू हैव बीन डूइंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब सही है, ऐसा लगता है वो कर तो रहा है लेकिन लंबे समय से कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया इन्फिनेटिव, ये आपने सेकंड लिखा कॉन्टिन्यूस, थर्ड आपने लिखा परफेक्ट, और ये आपने फोर्थ लिखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक। अब आप बहुत आराम से कह सकते हैं कि इंडेफिनिट फॉर्म भी मैं बना सकता हूँ, मैं इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म बना सकता हूँ, मैं इसकी परफेक्ट फॉर्म बना सकता हूँ, ठीक है, और मैं इसकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म बना सकता हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म बना सकता हूँ। क्या किसी को कोई डाउट है? आया ठीक से समझ? तो ये एक तरीका होता है। तो मतलब जस्ट बी ब्रॉड अबाउट इन्फिनेटिव। हमें क्या होता है, हमें बस ये पता रहता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के इन्फिनेटिव कहते हैं, इसलिए हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना कि इन्फिनेटिव में लिखा गया एक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, कंप्लीटेड भी हो सकता है, और गोइंग ऑन विद टाइम के साथ हो सकता है, सेमी कंप्लीटेड हो सकता है, जैसा टेंसेस में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्या होगी, देखो आई वुड लाइक टू बी रीडिंग द होल डे, मैं पूरे दिन पढ़ रहा हूँ, ये पसंद करता हूँ। द मशीन सीम्स टू बी वर्किंग प्रॉपरली, ऐसा लग रहा है ठीक से काम कर रही है, ठीक है। दैट शोज द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ओके। ये सब एक्टिव फॉर्म्स हैं, एक्टिव भी पढ़ेंगे, पैसिव फॉर्म्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए फिर आपने कहा परफेक्ट इन्फिनेटिव, टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट का मतलब होता है, काम का मतलब क्या होता है, या तो हम कह रहे अकम्प्लिस्ड होगा, या फिर आप कह सकते हो डन होगा, या फिर आप कह सकते हो कंप्लीटेड होगा, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आप देखो काम कंप्लीट होगा, जैसे आपने कहा द बॉय सीम्स टू हैव डिस्कवर्ड समथिंग इन द फॉरेस्ट, यानी कि द बॉय सीम्स टू हैव डिस्कवर्ड समथिंग इन द फॉरेस्ट, कुछ ढूंढ चुके हैं, ठीक है, पहले ही। आई वुड लाइक टू हैव सीन द ताजमहल व्हेन आई विजिटेड आगरा, आई वुड लाइक टू हैव सीन द ताजमहल, मैं देख लिया होता व्हेन आई विजिटेड आगरा, ठीक है। आई ही प्रिटेंडेड टू हैव वॉच्ड द मूवी बिफोर, उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे पहले ही मूवी को देख चुका होगा, ठीक है, या देख चुका था। तो आप ऐसे कह सकते हैं इट शोज द परफेक्ट फॉर्म, कि काम जो है जब उसने प्रिटेंड किया उससे पहले हो चुका था, जैसे कि पास्ट परफेक्ट में अक्सर देखा जाता है, परफेक्ट फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट फॉर्म होती है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कंप्लीट भी होगा बट विद द हेल्प ऑफ टाइम। जैसे आपने कहा द वुमेन सीम्ड टू हैव बीन क्राइंग फॉर 2 hours, मुझे देख के ऐसा लगा कि 2 घंटे से रो रही होगी, ठीक है, यानी कि 2 घंटे पहले स्टार्ट किया होगा, अभी तक जब तक मुझे ऐसा लगा तब तक रो रही होगी, ठीक है। माई फ्रेंड प्रिटेंडेड टू हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था, उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे पूरे दिन कठिन काम किया हो, यानी कि सुबह से लेकर तब तक जब मैं उससे मिला। शी अपीयर्ड टू हैव बीन वेटिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, शी अपीयर्ड वो ऐसे लगती है टू हैव बीन वेटिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे लंबे समय से यहाँ वेट कर रही है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी पैसिव फॉर्म्स भी होती हैं, ऑफ कोर्स इसकी पैसिव फॉर्म्स भी होती हैं। अब पैसिव फॉर्म्स क्या होती है, पैसिव फॉर्म्स देखो भाई, अगर मैं कहता हूँ टू डू तो इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी, टू होगा, फिर बी होगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल बनेगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमेशा याद रखना पास्ट पार्टिसिपल ही कहा जाता है, चाहे वो कहीं भी लिखी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल होगी, ठीक है। इट विल बी ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल। तो हमने कहा इंडेफिनिट इंफिनिटिव इन पैसिव वॉइस। अब समझो, राम वांट्स अ लेटर टू बी रिटन, इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ भी एक बड़ा अच्छा ट्विस्ट बनता है एक्टिव पैसिव वॉइस में। देखो एक सेंटेंस है, राम wants Ram wants to write a letter, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखेंगे, राम wants to write a letter। अब मैंने सेंटेंस को जब ऐसे कहा तो राम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, wants क्या होगा, वर्ब होगा, टू राइट क्या है, ये भी एक एक्शन वर्ड है, और ए लेटर क्या है बेटा, एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो जो wants है ये कौन है, ये wants मतलब कौन चाहता है, राम चाहता है, ठीक है। टू राइट लिखने का काम कौन करेगा, राइट, लेकिन लिखा क्या जाएगा, लेटर। तो यानी कि इस राइट के लिए ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, मतलब जो लेटर है वो टू राइट का ऑब्जेक्ट होगा, वॉन्ट्स का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आपको लिखना होगा राम वॉन्ट्स, राम चाहता है,
ये चाहता है, एक्टिव में भी ये चाहता है और पैसिव में भी ये चाहता है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी कर देंगे अ लेटर टू बी वांटेड, अ लेटर चाहा जाता है, नहीं, राम वांट्स क्या चाहता है, राम वांट्स अ लेटर, राम वांट्स अ लेटर, राम एक लेटर चाहता है क्या। अब इसका पैसिव वॉइस बना दो टू बी रिटन, कि वो लिखा जाए किसके द्वारा, बाय समबडी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये समझना है कि जब हम इन्फिनेटिव लिखते हैं तो इन्फिनेटिव एक एक्शन वर्ड होता है, उसका अपना एक डूअर होता है और उसका अपना एक ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, राम वॉन्ट्स अ लेटर टू राइट, ठीक है, मानो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक। तो अब क्या होगा, राम वॉन्ट्स वो चाहता है अ लेटर, ठीक। अभी जो टू राइट होगा, ये टू राइट आपका जो वर्ब है, आप ये बताओ इसका डूअर कौन है। अब राम वॉन्ट्स टू राइट है, तो अगर टू राइट है तो इसको पहले लिखो, वरना होगा क्या कि ऐसा लग रहा है कि जो लेटर है ये लिखेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये समझने वाली बातें होती हैं कि जो इन्फिनेटिव होता है उसका भी अपना एक डूअर होता है, उसका भी अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो राम वॉन्ट्स अ लेटर टू बी रिटन विल बी द करेक्ट आंसर। आपने कहा देयर वाज नो वर्क टू बी डन, कोई काम नहीं है करने के लिए, ठीक है। इट इज हाई टाइम फॉर द शॉप्स टू बी डेकोरेटेड, तो ये आपके क्या बन जाते हैं, ये आपके इन्फिनेटिव्स बन जाते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो एक तो आप याद रखना, जो इंडेफिनिट फॉर्म्स होती है ना बेटा, इंडेफिनिट फॉर्म, एक तो उसका पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। चार फॉर्म्स होती है ना एक्टिव वॉइस में, लेकिन एक तो इंडेफिनिट फॉर्म का पैसिव वॉइस बनता है और एक परफेक्ट फॉर्म का बनता है। कॉन्टिन्यूअस जो आपके इन्फिनेटिव्स होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव इन पैसिव वॉइस, यू सीम टू हैव बीन हर्ट टू मच बाय पीपल, यू सीम ऐसा लगता है, टू हैव बीन हर्ट चोट पहुंचाई गई है, टू मच बाय पीपल, शी इज प्रिटेंडिंग टू हैव बीन ऑफर्ड द जॉब, मतलब शी इज प्रिटेंडिंग टू हैव बीन ऑफर्ड द जॉब बाय समबडी, किसी के द्वारा जैसे जॉब दी गई ऐसे प्रिटेंड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा ही बिहेव्स टू हैव बीन डिफीटेड बाय रवि, ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे रवि के द्वारा उसको डिफीट किया गया हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। अब यहां से कहानी शुरू होती है दूसरी। कभी कभी क्या होता है, हमसे कहा जाता है कि कुछ ऐसे इन्फिनेटिव्स होते हैं भाई जिनके बाद में, मतलब जैसे कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हम इन्फिनेटिव लगाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि किन वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव आता है, किन के बाद जेरंड आता है, तो ये कन्फ्यूज़न आज ख़त्म करेंगे क्लास में, ठीक है। चलिए, यूज़ इन्फिनेटिव आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब, सम वर्ब्स आर, ये जितनी भी वर्ब्स हैं इनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। अब इसको ट्राई करने का तरीका क्या है, देखो, या तो आप इन सारी वर्ब्स को याद करो, ठीक, फिर इनके बारे में सोचो। इससे अच्छा होगा हर वर्ब के साथ आप एक या दो सेंटेंस बना के देखो। जैसे आपने कहा है आई अग्री टू प्ले विद हिम, ठीक है। अब देखो, ये जो टू प्ले है, यहां आप कभी भी आई अग्री प्लेइंग नहीं लगा सकते, ठीक है, आ गया समझ। तो ये क्या होता है, इसके बाद हमेशा इन्फिनेटिव आता है। आई कांट अफोर्ड, आपने ऐसे लिखा सेंटेंस, आई कांट अफोर्ड टू लिव हेयर, सही समझ आ रहे हैं। आई कांट अफोर्ड टू लिव होगा, यहां आप लिविंग नहीं लगा सकते, ठीक है, ये होगा आई कांट अफोर्ड टू लिव होगा, आप ये नहीं कहते आई कांट अफोर्ड लिविंग हेयर, ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये जितनी भी वर्ब्स होती है इनके बाद आप हमेशा इन्फिनेटिव ही लगाते हो। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो, आई होप टू सी यू नेक्स्ट वीक होगा, शी रेफ्यूज टू टेक मनी होगा, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू क्लीन होगा, एंड सम एम्प्लॉयज फेल्ड टू मेंटेन होगा, माई फ्रेंड प्रोमिस्ड टू हेल्प होगा, ठीक है। यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं एग्जाम में। जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि आपने कहा कि ही हैज़ refused there, ओके। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि he has refused going होगा, to go होगा, go होगा,
वेंट होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ही हैज़ रिफ्यूज्ड देयर, ठीक। अब क्या कहोगे, ही हैज़ रिफ्यूज्ड गोइंग देयर, टू गो देयर या वेंट देयर, ठीक है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनाते टाइम थोड़ा सा ऐसे मैनिपुलेशन कर देता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक। तो ही हैज़ रिफ्यूज टू गो देयर विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज वी ऑलवेज यूज इन्फिनेटिव आफ्टर दीज वर्ब्स जो मैंने अभी आपके लिए मेंशन की हैं, इनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव ही आता है। चलिए अब देखो, ऐसे ही कुछ चीज़ें बढ़ती जाएंगी। इन्फिनेटिव फ्रेजेस कैन ऑफन बी ट्रांसफॉर्म इनटू नाउन क्लॉजेस विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। आई होप टू सी यू नेक्स्ट वीक। अब आप इस सेंटेंस को देखें तो इसमें जो होप होगा ये आपका मेन वर्ब होगा, टू सी आपका इन्फिनेटिव होगा। क्लियर है? फॉर द नेक्स्ट वीक। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एक सेंटेंस होता है, कभी स्कूल में शायद आपने पढ़ा हो कि सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से सिंपल सेंटेंस बनाना। तो ऐसे केसेस में हमसे कहा जाता है कि इन्फिनेटिव का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल बना दो, या सिंपल में कहा जाता है कि हम नाउन क्लॉज को यूज़ करके उसको कॉम्प्लेक्स में बदल दें, ठीक है। सी, अब मैंने कहा आई होप टू सी यू नेक्स्ट वीक, आई होप दैट आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। अब इन दोनों सेंटेंस को आप देखो, ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है, लेकिन जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बिकॉज दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ही क्लेम्ड टू बी एन एक्सपर्ट, ही क्लेम्ड दैट ही वॉज एन एक्सपर्ट। तो ये आपका कैसा होगा, अगेन ये आपका सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एक ही मेन वर्ब है, और ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बिकॉज कंजंक्शन से जोड़ के मैंने दो सेंटेंस बना दिए हैं। भाई एक सेंटेंस क्या है, ही क्लेम्ड यहाँ तक है, और दूसरा दैट से लेके ही वॉज एन एक्सपर्ट यहाँ तक होगा, ठीक है। तो दीज आर टू सेंटेंसेस। तो यहाँ ये समझना है, तो कुछ चीज़ें समझनी सब होती हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप किसी सेंटेंस को इन्फिनेटिव से लिखते हैं तो आप उसी सेंटेंस को स्ट्रेच करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंडेंस करके आप इन्फिनेटिव का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जानो सब कुछ, एग्जाम में कहीं से भी कुछ आ जाए फिर आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लिखा कैसे गया है सेंटेंस को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। अब नेक्स्ट आता है, देखो ऐसे ही जैसे हमने कहा कि उन वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आता है। वर्ब्स ऑलवेज टेक इन्फिनेटिव आफ्टर देयर ऑब्जेक्ट, सम एग्जाम्पल्स आर। अब क्या होगा, ये जितनी भी वर्ब्स होती हैं इनके बाद भी प्लस करके, देखो पहला रूल था वर्ब के बाद में सीधे सीधे इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। अरे वर्ब के बाद में सीधे सीधे क्या था बेटा, पहले था वर्ब के बाद में सीधे सीधे आपका इन्फिनेटिव था। पहला रूल क्या कहता है कि वर्ब प्लस इन्फिनेटिव होगा, यही था ना। अब दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि वर्ब होगा प्लस करके पहले हम उसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे तब इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस ही बनते हैं एग्जाम में। जैसे ये सारी वर्ब आपके सामने हैं। द लेक्चर चैलेंज्ड किसको, हिज स्टूडेंट्स को टू आर्ग्यू, ओके। द लेक्चरर चैलेंज हिज स्टूडेंट्स टू आर्ग्यू विद दिस थ्योरी। द लॉ एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू चार्ज हाई टैक्सेस। यू कैन नॉट फोर्स मी टू डू, you cannot force me to do something I disagree with. I invited the new students to have dinner with me. What inspired you to write this poem? ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। देखो, I invited to play. I invited to play, ठीक है। अभी आप बताओ, आई इन्वाइटेड, मुझे इन्वाइट किया गया टू प्ले, खेलने के लिए, ठीक है। तो अगर मुझे इन्वाइट किया गया तो किसी और ने इन्वाइट किया होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अगर किसी और ने किया था आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आई वॉज इन्वाइटेड। देखना भी, आई वॉज इन्वाइटेड टू प्ले। अब आप देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया ना, आई वॉज इन्वाइटेड टू प्ले, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मुझे इन्वाइट किया गया खेलने के लिए, सेंटेंस बन गया। अब मैंने कहा आई इन्वाइटेड टू प्ले, किसको, तो इसका मतलब सेंटेंस गलत है। मैंने कहा आई, भाई इनवाइट किसको करोगे, या तो खुद को या किसी को, तो आई इनवाइटेड किसको, हिम, मैंने इसको इनवाइट किया, आई इनवाइटेड हिम टू प्ले। अब आ गया समझ। तो ये जितनी भी वर्ब होती हैं ये कहीं ना कहीं बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, मतलब एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैरी करती हैं, तभी ये कहीं ना कहीं आपके लिए क्या लगाएंगी बेटा, इन्फिनेटिव लगाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी वर्ब आप यहाँ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इन सारी की सारी वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट लगेगा
आई इन्वाइटेड हिम टू प्ले विल बी द करेक्ट आंसर। रीज़न आपको समझ आ गया होगा, ठीक। आई प्रेस्ड टू गो, बेटा कोई मीनिंग नहीं है ना, या आई वॉज प्रेस्ड टू गो, मुझे जाने के लिए प्रेस किया गया, या आई प्रेस्ड हिम टू गो, मैंने उसे जाने के लिए प्रेस किया। तो ये सारी की सारी वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद में आप देखेंगे एक ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब देखो ऐसे क्या है, एडजेक्टिव्स टेक इन्फिनेटिव, सम एडजेक्टिव्स आर, कुछ एडजेक्टिव्स इन्फिनेटिव लेते हैं, जैसा आपने कहा वी आर हैप्पी टू सी, वी आर प्लीज टू रिसीव, प्लीज टू सी यू देयर होता है ना, प्लीज टू सी यू हियर अगेन, ऐसे आप बोल सकते हो, नाइस टू सी यू, ठीक है। सैड टू हियर, सुन के बहुत दुख हुआ, एक्साइटेड टू हियर होगा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सब एडजेक्टिव्स हैं, मतलब अफ्रेड है, अमेज्ड है, एंग्शियस है, अशेम्ड है, एस्टोनिश्ड है, केयरफुल है, आई एम केयरफुल टू डू दैट, यू शुड बी केयरफुल टू बी देयर। अब भाई केयरफुल ही है तो आप कैसे कहते हो, आई एम केयरफुल टू परफॉर्म दिस एक्शन, मैं इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत केयरफुल हूँ, ठीक है। आई एम केयरफुल टू परफॉर्म दिस एक्शन, तो केयरफुल के बाद हमेशा इन्फिनेटिव लगाया ही जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका इन्फिनेटिव में बे इन्फिनेटिव। अब सुनो, तो पहले हमने सीखा इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या होता है, तो हमने क्या क्या सीखा इन्फिनेटिव में, हमें एक बार मैं पहले आपको यही रिवाइज करा देता हूँ, फिर मैं आगे शुरू करूँगा। मैंने सीखा कि इन्फिनेटिव जो होता है वो वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ तो इसका फंक्शन नाउन का होता है, चूंकि ये नाउन है तो नाउन एक सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, और नाउन एक कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। वहीं मैंने ये बात सीखी कि ये और क्या क्या हो सकता है, ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकती है और इन्फिनेटिव एडवर्ब का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने इन्फिनेटिव में कुछ और सीखा, वो क्या था कि ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है, तो मैंने सीखा वर्ब प्लस इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। फिर मैंने सीखा वर्ब के बाद प्लस करके ऑब्जेक्ट आता है, फिर इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। और फिर मैंने सीखा कि एडजेक्टिव के बाद प्लस करके इन्फिनेटिव आता है। अभी तक मैं ये सीख चुका हूँ, ठीक है, कि क्या क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है बेयर इन्फिनेटिव को लेके, सुनना, बेयर इन्फिनेटिव को लेके। तो बेटा इन्फिनेटिव में जो बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, बेयर का मतलब होता है, अगर आप बेयर का मतलब पढ़ें तो बेयर का मतलब ही होता है विदाउट, जैसे आपने कहा बेयर फुटेड, ठीक है, बिना कुछ पहने, नंगे पैर, ठीक है, तो विदाउट। यूज बेयर इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर द फॉलोइंग फ्रेजेस, ठीक है। अब होता ये है कि कभी कभी हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, लेकिन वो कुछ फ्रेजेस के बाद आता है और उसमें टू नहीं लगाते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है। जैसे आपने कहा ही कैन नॉट सिंग दिस सॉन्ग, ठीक है, दिस वन। तो जो ही कैन नॉट के बाद जो आप सिंग यूज कर रहे हो ना, ये भी बच्चों क्या है, ये भी बेयर इन्फिनेटिव ही होगा, यानी कि ये जो आता है बेयर इन्फिनेटिव ही होता है जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, ठीक है। तो कहाँ कहाँ होता है देखो, नीड नॉट है, डेयर नॉट है, वुड बेटर है, वुड रादर है, हैड बेटर है, हैड रादर है, डू नथिंग बट है, डू समथिंग बट है, डू एवरीथिंग बट है, वाई है, वाई नॉट है, इन सब के बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू ही आता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम अक्सर गलती करते हैं कि हम ये कह देते हैं ही नीड्स टू प्ले, ठीक है। मैं कुछ सेंटेंस पहले लिख दूँ, ही नीड्स टू प्ले, और फिर मैंने कहा ही नीड नॉट टू प्ले, ठीक है। अब जब ये दोनों सेंटेंस लिखे जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि ही नीड्स टू प्ले में टू प्ले आएगा, बिल्कुल सही है। नीड्स नॉट टू प्ले में टू प्ले नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है, करेक्ट आंसर प्ले होगा। अब बच्चा कहता है सर मुझे ये बताओ इन दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर है, एक में नॉट लगा, एक में नॉट नहीं लगा है, आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कि यहाँ टू आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मीनिंग तो मुझे समझ आ रहा है। तो एक गेम जैसा जब बच्चों को लगता है ना इंग्लिश सीखना कि सर ये तो गेम चल रहा है, तभी बच्चा फंसता है। तो इसको मैं अपने तरीके से आपको पहले समझाऊंगा, फिर देखेंगे आप क्लियर हो जाएगा। पहले हम नीड और डेयर के बारे में बात करते हैं, होते क्या है, एक होता है नीड और एक होता है डेयर, ठीक है। इनको अक्सर आप देखेंगे तो इनको लिखा जाता है सेमी मॉडल्स में, ठीक है, सेमी मॉडल्स में। अब सेमी मॉडल्स में लिखने का मतलब क्यों है, क्योंकि दो तरीके से काम करते हैं। एक तो ये होते हैं बच्चों मेन वर्ब, ठीक है,
और एक होते हैं बच्चों ये कौन से, मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मेन वर्ब होते हैं ये सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस में होते हैं, किसमें, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। और जो मॉडल्स होते हैं ये होते हैं या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में या फिर ये होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। क्लियर है, सुन लो क्या क्या समझ आया, दोबारा समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, याद करने वाली बात है। नीड और डेयर को सेमी मॉडल्स कहा जाता है। सेमी का मतलब है आधे हैं, पूरे नहीं है, ठीक है। तो जब ये सेमी मॉडल्स होते हैं तो दो जगह यूज होते हैं, तो मेन वर्ब में और एक मॉडल ऑक्सिलरीज में। जब ये मेन वर्ब में होते हैं तो बेटे एफर्मेटिव सेंटेंस में होते हैं, और मॉडल्स में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होते हैं। अब जरा आप ऐसे ध्यान से देखना, अगर मैं कहता हूँ ही नीड्स टू प्ले, तो जो नीड्स लिखा गया है ये मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है, टू प्ले हो गया। अगर मैं इसका सब्जेक्ट प्लूरल कर दूं दे, तो मुझे क्या लिखना होगा, दे नीड टू प्ले। आ गया समझ, मुझे लिखना होगा दे नीड टू प्ले। तो अब देखो मैंने नीड कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कैसा है, वो प्लूरल है। ही नीड नॉट टू प्ले। अब मैं यहाँ बात करूँ, क्या मैं सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूँ, ही नीड्स नॉट प्ले, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब फिर समझना, मैं ही नीड्स नॉट प्ले नहीं कह पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो ही लिखा गया है, जो नीड आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें कैसे पता चलेगा वो दिखाता हूँ। देखो कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज का, जैसे हमने कैन का ले लिया, ठीक है। तो पहला मैंने लिखा ही कैन नॉट सिंग, मानो ये आराम से एग्जाम्पल लिखा, सिंग होगा या टू सिंग होगा, दोनों लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा कहता है कि ही कैन्स नॉट सिंग। ये दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आप आराम से समझ जाओगे कैसे, देखो आपने कहा ही कैन नॉट सिंग होगा, बिल्कुल सही, सिंग्स नहीं आ सकता है, टू सिंग नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि नॉट से मुझे पता चल गया कि जो लिखा गया ये हेल्पिंग वर्ब है और ये लिखा गया आपका मेन वर्ब। तो बेटा मेन वर्ब में कभी भी इन्फिनेटिव जो आता है वो बेयर आता है, रेगुलर इन्फिनेटिव नहीं आता है, ठीक है। अब आप यहाँ कहेंगे ही कैन्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, ही कैन, समझे, क्योंकि ही क्या, ये सब्जेक्ट और ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं इनके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी भी कैन होगा, प्लूरल होगा तभी भी कैन होगा। भाई आप ये देखो ही होगा तभी भी आपका लिखते हो, ही में गो लिखते हो, और अगर दे होगा तभी भी आपका लिखते हो, दे में गो लिखते हो। इसका मतलब कंफर्म्ड हो गया ना कि सब्जेक्ट के नंबर का फर्क कभी भी मॉडल ऑक्सिलरीज पे नहीं पड़ता है, ठीक है। कैसे है भाई, सब्जेक्ट तो आपका मॉडल ऑक्सिलरी सेम रहता है, ठीक। तो ये हमें समझ आ रहा है कि ही के साथ भी मे होगा और दे के साथ भी मे होगा, ठीक है। तो यही तो हमने यहाँ भी किया था कि दे के साथ नीड होगा, नीड्स होगा, क्योंकि मेन वर्ब है, लेकिन ही के साथ नीड्स होगा और ही के साथ नीड्स नहीं होगा, ही के साथ नीड होगा, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। और मॉडल ऑक्सिलरीज को पहचानने का तरीका क्या है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट के पहले होगा, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के पहले होगा, ठीक है। ये आसान सा तरीका है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि नीड और डेयर जब एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आ जाएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले रूल्स लगेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगी, और पूरा प्रॉपर इन्फिनिटिव आएगा। मॉडल ऑक्सिलरीज नीड और डेयर यदि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएं तो इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव होगा, क्योंकि वहां यूज होने वाली जो मेन वर्ब होगी वो मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है। तो अब इन सेंटेंसेस पे हम नजर डालते हैं। द स्टूडेंट्स नीड नॉट, अब ये जो नीड लिखा गया ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है। नॉट हो गया तो वरी क्या होगा, ये आपका मेन वर्ब होगा, इसका मतलब सेंटेंस सही है। तो मैं यहाँ टू वरी नहीं लिख सकता हूँ, क्लियर है। रोहन माई फ्रेंड डेयर नॉट कम आउट एट नाइट, ये जो डेयर लिखा गया ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी है, ये यहाँ मेन वर्ब है, सब कुछ सही है। लेकिन माई डेयर्ड मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मैं वर्ब के सेकंड फॉर्म नहीं बना सकता, बिकॉज मॉडल ऑक्सिलरीज का कभी भी पास्ट नहीं बनता है। नेक्स्ट आपने कहा माई फ्रेंड रोहन डेयर्स, ये डेयर्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज पे सब्जेक्ट के नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन चेक दिस एग्जाम्पल हियर, एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी भी मे होगा, प्लूरल है तभी भी मे ही होगा। दे नीडेड नॉट प्रैक्टिस एनी मोर, अब आप नीडेड नहीं लिख सकते, वाई रीजन समझ आ गया ना, क्योंकि नीड एक मॉडल ऑक्सिलरी है। नॉट से मुझे पता चल रहा है कि इसकी पोजीशन हेल्पिंग वर्ब की है, और मॉडल ऑक्सिलरीज के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर का फर्क नहीं पड़ता और टाइम का फर्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दे वुड बेटर रीड, बच्चे पूछते हैं यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये जो वुड पूरा लिखा गया ये पूरा का पूरा मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब ही है, इसके बाद ये मेन वर्ब लिखी गई और मेन वर्ब विदाउट टू लिखी जाती है, ठीक है। सेम इट वुड बेटर टू रीड नहीं होगा, ही डिड नथिंग बट वॉन्डर, ही डिड नथिंग बट वॉन्डर ये फ्रेज है, इसके बाद ये बेटा मेन वर्ब होगा, विदाउट टू लिखा जाएगा, ठीक है। ही डिड नथिंग बट वॉन्डर होगा,
टू वॉन्डर नहीं होगा। ठीक, तो ये होता है यूज बेयर इन्फिनेटिव का। अब बेयर इन्फिनेटिव और कहाँ कहाँ आते हैं वो भी समझते हैं। तो कुछ फ्रेजेस हमने पढ़ ली, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। आ जाओ। यूज बेयर इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। ये कुछ वर्ब होती हैं, जैसे लेट है, बिड है, मेक है, हेल्प है, वॉच है, नोटिस, सी, नो, हियर एटसेट्रा। इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो आप देखेंगे आप लेट हिम प्ले बोलते हैं, लेट हिम टू प्ले नहीं बोलते हो। महेश मेड द ऑडियंस लाफ होगा, टू लाफ नहीं होगा। यू शुड हेल्प द स्टूडेंट्स प्रिपेयर होगा, यू शुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है। आई शुड हेल्प माई मदर टू कुकीज। I should help my mother to cookies. Is this sentence correct or incorrect? जल्दी से मुझे बताओ, टेक योर टाइम। आपको बस ये सोचना है कि करेक्ट है इनकरेक्ट है। ठीक है, बस अगर करेक्ट है तो सी मान ले, इनकरेक्ट है तो बता दे गलती क्या है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं कि सेंटेंस कुछ ऐसे लिखा जाता है, आई शुड हेल्प माई मदर टू क्लीन द रूम। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ये सेंटेंस गलत होगा, टू क्लीन नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्लीन होगा। ये तो समझा है हमने कि टू क्लीन नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्लीन होगा। हेल्प के बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो सेंटेंस लिखा गया ये एकदम सही है। इसका क्या मतलब है, टू कुकीज जो लिखा गया है वो वर्ब नहीं है बच्चों, वो नाउन है। वो वर्ब नहीं है, वो नाउन है। ठीक है, अब समझें। जैसे आपने सेंटेंस कहा कि आई शुड हेल्प माई मदर टू होम, मुझे मेरी मदर की घर पे मदद करनी चाहिए, टू होम। तो इसका मतलब घर को अरेंज करने में, डेकोरेट करने में, पेंट करने में, वॉट एवर। तो आपने टू होम कह दिया, तो जब यह नाउन लिखा जाएगा तो टू आएगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसमें वर्ब के पहले टू को हटा देना। तो जो कुकीज लिखा गया है वो वर्ब है ही नहीं, वो नाउन है। और मदर और कुकीज दोनों नाउन एक साथ लिखे नहीं जा सकते। ठीक है, मदर भी नाउन हो जाएगा, कुकीज भी नाउन हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको टू लगाना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा सा रूल है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बच्चों बेयर इन्फिनेटिव इन पैसिव वॉइस। अब सुनो, एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव आता है, पैसिव वॉइस में नहीं आता है। जैसे देखो समझें, हमने कहा छोटे सेंटेंस से मैं शुरू करता हूं कि ही मेड मी टू लाफ। ठीक है, ही मेड मी टू लाफ, तो हमें बताया गया ही सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो गया, मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और टू लाफ इन्फिनेटिव हो गया। तो मेड के बाद आने वाला इन्फिनेटिव विदाउट टू होता है, तो ये गलत है। ठीक है, सही सेंटेंस क्या होगा, सही सेंटेंस होगा ही मेड मी लाफ। ठीक है, अच्छा ये सेंटेंस लिखा गया एक्टिव वॉइस में। किस में लिखा गया, एक्टिव वॉइस में। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। ठीक, अब मैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाऊंगा वो मैं आपको बताता हूँ। ही मेड मी लाफ, मेड क्या है, वर्ब है, तो मी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो आई आ जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज आ जाएगा, आई वॉज मेड। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे टू लाफ, आई वॉज मेड टू लाफ बाई हिम। तो मैं देख रहा हूं कि वॉज मेड क्या है, पैसिव वॉइस के बाद इन्फिनेटिव टू वाला है, तो अभी ये सेंटेंस सही है। ठीक है, क्यों सही है, क्योंकि ये किस में लिखा गया, ये लिखा गया पैसिव वॉइस में। तो ये याद रखना कि जिन वर्ब के साथ एक्टिव वॉइस में टू नहीं आता है उन वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में टू आ जाता है। तो द ऑडियंस वॉज मेड टू लाफ इन द पार्टी बाई महेश, बिल्कुल सही है। द ऑडियंस वॉज मेड टू लाफ इन द पार्टी बाई महेश, ये पैसिव है। टिक मिट वॉज मेड टू लाफ, वॉज मेड टू लाफ। अगर मैं इसको इनकरेक्ट कर रहा हूँ तो बेटे टू ये नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होगा। ठीक है ना, ये है जैसे यहाँ लिखा है ना, टू नहीं है। तो आपने कहा द स्टूडेंट शुड बी हेल्प टू प्रिपेयर होगा और प्रिपेयर नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। तो क्या समझ आ गया कि जैसे नोटिस है, नोटिस है, मेड है, हेल्प है। ठीक है, इनके अगर एक्टिव वॉइस लिखा जाए तो आप क्या लिखेंगे, टू नहीं आएगा। अगर पैसिव लिखा जाए तो आप लिखेंगे टू आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। तो इसीलिए बेटा रिवीजन जरूर करना, क्लास बहुत काम किया। बेयर इन्फिनेटिव कहाँ आता है,
यूज बेयर इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स बट देन एंड एक्सेप्ट एज सो एटसेट्रा और एटसेट्रा। देखो मैं बता रहा हूँ, आपने कहा टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब देखो टू रन एंड टू स्विम, मैं दो इन्फिनेटिव बना रहा हूँ, दोनों में टू कॉमन है तो क्या इसको लिखने की जरूरत है? नहीं। तो ये लिखा कैसे जाएगा? टू रन एंड स्विम, टू रन एंड स्विम। तो ये याद रख लेना, हम कहते तो हैं इसको बेयर इन्फिनेटिव है लेकिन प्रॉपर इन्फिनेटिव है, इसका टू छिपा हुआ है। तो अगर आप किन्हीं भी कंजंक्शन से दो इन्फिनेटिव को जोड़ते हैं तो सेकंड वाले के साथ टू जो होता है वो रिडंडेंट होता है, सुपरफ्लुअस, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। तो आपने कहा रोहन वांट्स टू कम एंड टॉक, तो टू कम एंड टू टॉक होगा तो हम इसे टॉक कह देते हैं, ठीक है, दो बार टू नहीं लगाएंगे। दे हैड सूनर स्टे देन लीव, अब देखो यहाँ ये स्टे है, ये देन लीव है, तो हैड सूनर के बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है तो दूसरा भी इन्फिनेटिव विदाउट टू ही होगा, स्टे देन टू लीव नहीं लिख सकते, ठीक है। संयुक्त हैड नथिंग टू ईट एक्सेप्ट ड्रिंक, ठीक है, नथिंग टू ईट होगा एक्सेप्ट ड्रिंक, नथिंग टू ईट एक्सेप्ट टू ड्रिंक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इट इज बेटर टू डू इट नाउ देन लीव, ओके, तो देन लीव होगा लेकिन टू लीव नहीं होगा। तो याद रखना कि जब दो इन्फिनेटिव्स को जोड़ा जाता है किन्हीं कंजंक्शन से तो सेकंड वाले के साथ हम टू नहीं लगाते हैं, और किसी वजह से किसी कंडीशन में अगर पहले वाले के साथ भी टू नहीं है जैसे यहाँ है तो दूसरे के साथ तो फिर बिल्कुल भी आएगा ही नहीं, ये कन्फर्म्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एक होता है बेटा इन्फिनेटिव का यूज हम करते हैं प्रपोजिशंस के बाद में जब रिक्वायर्ड होता है, जैसे आई नीड अ बॉल पेन टू राइट, अगर मैं सिर्फ राइट पे छोड़ दूं तो गलत होगा, मुझे कहना होगा आई नीड अ बॉल पेन टू राइट विद, क्योंकि मैं पेन से लिखूंगा, आई नीड अ पर्पस। दे वॉन्ट अ बिग हाउस टू लिव इन होगा, सिर्फ लिव नहीं कहेंगे। आई नीड अ वास टू पुट दीज फ्लावर्स इन होगा, ठीक है, फ्लावर्स नहीं होगा। एंड देयर इज नथिंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट होगा, सिर्फ गेट एक्साइटेड नहीं कहेंगे। तो अगर कभी भी सेंटेंस के लास्ट में कोई प्रपोजिशन आती है एंड इट रिक्वायर्ड, मतलब कोई इन्फिनेटिव आते हैं रिक्वायर्ड अ प्रपोजिशन, तो आपको प्रपोजिशन डालनी होगी जो उसके पर्पस को कंप्लीट कर देती है। एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों स्प्लिट इन्फिनेटिव, ठीक है, स्प्लिट का मतलब होता है टूटा हुआ, जैसे कहते हैं ना स्प्लिट एसी दो हिस्सों में, ठीक। तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसा देखते हैं कि टू होगा प्लस, यहाँ एक एडवर्ब लगी होगी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, ये होता है, इसी को हम कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। इसका यूज मॉडर्न लैंग्वेज में बहुत अच्छे से होता है, इन न्यूज़पेपर्स यू कैन सी दिस यूज, बट आपके पेपर में नहीं होता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड अवॉइड स्प्लिट इन्फिनेटिव, बस ये याद रखो। अगर कहीं न्यूज़पेपर मिलता है तो वो करेक्ट, मतलब वो करेक्ट है, उसको हम इनकरेक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। तो स्प्लिट इन्फिनेटिव डू नॉट प्लेस एनी एडवर्ब बिटवीन टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव्स, इट इज कॉल्ड स्प्लिट इन्फिनेटिव। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू कैरी, अब देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू कैरी दिस आइटम फ्रॉम द वर्कशॉप केयरफुली, ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली कैरी, हमने क्या करा, टू के बाद में कैरी लगाया और बीच में केयरफुली एक एडवर्ब लगा दी, बस यही गलती है, इसी को हम कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव, ओके। तो आई होप बच्चों सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने इस लेक्चर में इन्फिनेटिव पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की इन्फिनेटिव क्या होता है, हमने समझा वो नाउन होता है, ठीक है, नाउन की पोजीशंस के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया, फिर हमने देखा वो एडजेक्टिव का काम कर सकता है, एडवर्ब का काम कर सकता है, फिर हमने समझा कि उसकी फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। तो हमने इन्फिनेटिव, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट फॉर्म को समझा एक्टिव वॉइस में, फिर हमने देखा कि इन्फिनेटिव और परफेक्ट फॉर्म के तो पैसिव वॉइस भी बन जाते हैं, फिर हमने इन्फिनेटिव के बारे में सीखा कि कुछ सर्टेन वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव ही आता है, फिर हमने देखा कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके बाद एडजेक्टिव लगाने के बाद, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद तब इन्फिनेटिव आता है, फिर हमने समझा कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव ही आता है, फिर हमने सीखा स्प्लिट इन्फिनेटिव को। स्प्लिट इन्फिनेटिव का मतलब होता है जिसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, यानी कि टू नहीं होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो हमने कुछ फ्रेजेस लिखी, नीड नॉट, डेयर नॉट, वाई नॉट, इनके साथ इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है। फिर हमने समझने की कोशिश करी यदि दो इन्फिनेटिव को एक साथ जोड़ दिया जाए तो सेकंड वाले को रिमूव कर सकते हैं, और वहीं हमने सीखा स्प्लिट इन्फिनेटिव। और एक समझा कि अगर इन्फिनेटिव पे सेंटेंस खत्म होता है तो यदि उसके बाद किसी प्रपोजिशन की रिक्वायरमेंट है तो वो हम जरूर दे देते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका इन्फिनेटिव का क्लास, आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे, और पढ़ते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, ऐसे ही बहुत बेहतरीन से कॉन्सेप्ट के साथ मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।